नमस्ते, ये आईना का प्रोग्राम है और मैं हूं शमी आपके साथ में। आज आईना के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ऑनरेबल डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। मिनिस्टर जी, हम आपका स्वागत करते हैं आईना में। नमस्ते। नमस्ते शमी जी, जितने भी सुनने वाले श्रोता है और देखने वाले श्रोता है, मेरा नमस्ते उनको भी। मिनिस्टर जी, आपका जो रोल है और जो आपकी टेरिटरी में है एजुकेशन, ये बहुत वास्ट है, बहुत भारी है। और जब से आपने इसमें कदम रखा है, काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं। उसमें से बहुत अच्छी खबर मिली है कि अब स्केलिंग ऑफ मार्क जो है वो हटा दिया जाएगा, जो इस साल से शुरू हो रहा है एक्सटर्नल एग्जाम्स में मेरे ख्याल से। तो इसमें आपको लोगों से, टीचर से, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से क्या रिस्पॉन्स मिला है? कल किसी ने मुझको कहा कि एफबीसी का जो सर्वे था उसमें 90% ने जो एग्जाम्स, स्केलिंग का एक कंपोनेंट है, रिफॉर्म्स का एक कंपोनेंट एग्जाम्स लौटार के लाने को, उसमें 90% ने वो अपलोड किया है कि 90% चाहते हैं कि एग्जाम्स ठीक किया कि नहीं, एग्जाम्स लौटार के लाएँ। और ओवरऑल ओवर द लास्ट डेकेड, 10 सालों से कई ऐसे लोग अपने कंप्लेंट्स लेकर आया कि उनके बच्चे ने ऐसे किया एग्जाम्स, उसको मार्क इतना होना चाहिए कि लेकिन उनके मार्क कम है। तो ये सब काफ़ी दिनों से कंप्लेंट था। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ कंप्लेंट कर रहे थे कि बच्चे लोग जो वहाँ पर आता है वो उनका जो स्किल्स है, लिखने वाले मैथमेटिक्स स्किल्स है, ये उतना वो लेवल का नहीं है। और जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स है वो भी कंप्लेन कर रहे थे कि ये बच्चे लोग लिख नहीं पाता है और ये इसका की एट्रीब्यूट्स है वो कम नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसको देखकर हमने ये एक अध्ययन शुरू किया। अक्टूबर में एक कमेटी एस्टेब्लिश किया प्रोफेसर्स का, 3 प्रोफेसर यूएसपी का, कि ये इंडिपेंडेंटली अपना वो विचार दे कि स्केलिंग को हम रखें या नहीं रखें और क्या करें। तो यही इसी का आधार पर हमने स्केलिंग को ये निर्णय लिया और काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी हैप्पी होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर जो स्केलिंग ना हो तो जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर से जो अपने मार्क्स को उस हद तक ऊपर नहीं ला सकते हैं, तो क्या वो क्वालिफाई होंगे यूनिवर्सिटीज़ के लिए फिर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटीज़ का जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो यूनिवर्सिटी सेट करता है और वो एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट करना है। स्केलिंग क्या है हमारे सिस्टम में। मैं पहले थोड़ा हिस्ट्री बताऊं स्केलिंग का। स्केलिंग इंट्रोड्यूस किया 1979 में, फर्स्ट टाइम फॉर्म 7 इंट्रोड्यूस हुआ 1979 में। तो उस समय क्या था कि एक पूल ऑफ स्कॉलरशिप रहता था और लिमिटेड पूल ऑफ स्कॉलरशिप था, और जो कॉमर्स या आर्ट्स स्टूडेंट्स है वो इजी आए, सब्जेक्ट्स इजी पढ़ता था तो उनका मार्क ज़्यादा होता था, और साइंस सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट था तो उनका मार्क कम था। तो ये दोनों बच्चे लोग वो सेम पूल ऑफ लिमिटेड स्कॉलरशिप कम्पीट कर रहे थे। इसके कारण जो साइंस बच्चे लोग छूट जाते थे, सिर्फ आर्ट्स बच्चे लोग को मिलता था। तो इसलिए स्केलिंग 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया कि जो फॉर्म 7 करेगा वो मार्क स्केल होगा, और वो बच्चे लोग जो साइंस सब्जेक्ट है वो मार्क बढ़ाया जाएगा, और जो आर्ट्स सब्जेक्ट उसको मॉडरेट किया जाएगा, इस कारण से ताकि दोनों को स्कॉलरशिप मिलेंगे। मगर अब ये समस्या नहीं है, क्योंकि जो टॉपर्स है उसमें साइंस वाले कैटेगरी में अलग स्कॉलरशिप है, कॉमर्स का कैटेगरी अलग है, इंजीनियरिंग का अलग है। तो जो इंजीनियरिंग बच्चा है वो इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप अप्लाई कर, वहाँ निर्धारित है। कॉमर्स का अब 85 ऐसे स्कॉलरशिप इस साल बढ़ाया गया है, और जो साइंस का उसका अलग है। इनफैक्ट 100 कुछ है वो एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है। तो वो अपन पूल में कम्पीट करेगा। मतलब कि ये पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग रहेगा। तो इसका इम्पैक्ट है, ये जो अभी डिसीजन बना है जो 90% लोगों के हित में है कि स्केलिंग निकाल दिया जाए, इसका इम्पैक्ट जो इस डिसीजन का है वो किस पर ज़्यादा पड़ने वाला है, किस इलाके में पड़ने वाला है? देखिए बात ऐसे है कि इससे क्या होगा, अब बच्चे लोग अपना सही हुनर जानेंगे, उसका सही परफॉर्मेंस किया है टेम 1 एग्ज़ाम में, टेम 2 एग्ज़ाम में। अब तो जब वो मार्क फॉर्म 6 में मिलेगा वो जानेगा एग्जैक्टली उसके परफॉर्मेंस क्या। अभी बच्चे लोग सोचता है कि वरी नहीं, एनुअल में जो मार्क मिलेगा वो तो ज़्यादा मिलेगा एक्सटर्नल एग्जाम में, क्योंकि वो स्केल होगा। और दूसरा है कि जो स्कूल टीचर्स है वो
भी वो चिंता नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि मार्क्स तो स्केल होगा। तो अब क्या है, वो जानेंगे कि ओरिजिनल स्कोर्स हम यूज़ करेंगे, ओरिजिनल स्कोर्स बच्चे लोग को मिलेगा। अब उनको भी एक इंसेंटिव मिलता है कि वो परफॉर्म करे, ताकि बच्चे का परफॉर्मेंस ऊपर जाएगा। क्योंकि हमने इस साल बताया है कि जो टीचर का परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड बाय 3 वेरिएबल्स। एक है पास रेट, अच्छा, तो ये पास रेट हम देखेंगे। दूसरा है प्रिंसिपल और हेड टीचर का एवलुएशन और HOD का एवलुएशन, और तीसरा है हम स्टूडेंट एवलुएट करेंगे, तो स्टूडेंट एवलुएशन दिखाएंगे। तो ये पास रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब वो टीचर जानेंगे कि पास रेट यूज़ होगा, ओरिजिनल पास रेट होगा, स्केल नहीं होगा, तो अब वो भी मेहनत करेंगे। और इसके अलावा कई और रिफॉर्म्स हमने लाए हैं जो बच्चे लोग का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ही हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में जिस भी सब्जेक्ट्स वो चूज़ करेंगे, जिस भी जॉब में वो स्पेशलाइज होंगे, विल गेट सम क्वालिटी पीपल। तो इस साल FJC जो FIJI जूनियर है वो भी नहीं होने वाला है क्या? इस पर कुछ डिसीजन हुआ? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। या इस साल FJC तो निकल गया था। Anyway, FJC is going to be introduced again, reintroduced. Exactly. अब क्या होगा, उसको year 10 एग्जाम कहते हैं। अब क्या है, हम जैसे कि पहले क्या था, हर एक स्कूल अपना एनुअल एग्जाम्स रखे थे, एक्सेप्ट फॉर आई मीन सब फॉर्म्स में एनुअल एग्जाम होता मतलब था। कि क्लास बेस असेसमेंट जिसे कहते हैं। ना डिफरेंट एनुअल एग्जाम्स भी होता था। अच्छा, एनुअल एग्जाम्स होता था, और ईयर 12 और 13 वहाँ पर एक्सटर्नल एग्जाम्स है। उसके अलावा तो जो एनुअल एग्जाम्स होता था, एवरी स्कूल में वो टीचर अपने सेट करता था। अच्छा, तो एवरी स्कूल का एग्जाम पेपर डिफरेंट होता था, क्योंकि जितना पढ़ाता था उतना कवा करके उतना एग्जाम पेपर में बना देता था। अब क्या है, हमने वो निकाल दिया। निकाल कर हमने कहा कि ईयर 6 से लेकर ईयर 13 तक वो जो एंड ऑफ ईयर एग्जाम है वो मिनिस्ट्री सेट करेंगे। तो समझिए केमिस्ट्री पेपर होगा, वो केमिस्ट्री पेपर फॉर्म 5 का लेट से, वो चाहे उर्दू पॉइंट का हाई स्कूल हो, चाहे नांदी में कोई हाई स्कूल हो, चाहे लोटोका में हो, वो एक ही केमिस्ट्री पेपर बैठेंगे बच्चा लोग। उसका मतलब है कि वो टीचर्स कहीं पर हो, उनको पूरा सिलेबस कवर करना होगा। अच्छा, तो इसी तरह सब सब्जेक्ट्स का फाइनल एग्जाम पेपर मिनिस्ट्री बनाएंगे, और उसको जो ईयर 10, 12 और 13 मिनिस्ट्री मार्क करेंगे, और सब पेपर्स वो स्कूल टीचर्स मार्क करेंगे, और उसको बट गाइड हम देंगे, सोल्यूशन हम देंगे, हमारा मिनिस्ट्री देंगे, और मार्किंग गाइड। तो ये जो अभी रिफॉर्म्स आप कर रहे हैं, सब कुछ देख कर करें, बच्चों को कितना फ़ायदा होता है टीचर्स का, तो जो रिफॉर्म्स आप कर रहे हैं इस पर ये भी देखने में आया है, सुनने में आया है कि आपके जो सीनियर टीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, उन लोगों की ओर से थोड़ी खींचातानी हुई है। तो इस ब्रेक के बाद हम उसके बारे में बात करेंगे कि आर द सीनियर पीपल एट द मिनिस्ट्री एंड द टीचर्स ये कोऑपरेट कर रहे हैं नहीं, और आप किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं आईना में, फिर उसके बाद आईना में हमारे मेहमान हैं मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ऑनरेबल डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। मिनिस्टर जी, बदलाव प्रकृति का नियम है, और आपके आने के बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री में काफ़ी रिफॉर्म्स आए हैं जिसका विरोध आपके सीनियर स्टाफ्स ने कुछ हद तक किया है। क्या ये आपके कार्य को रोक रहा है, हिंड्रेंस पैदा कर रहा है? क्या हो रहा है, कितने चैलेंजेस और कितने सफल आप हुए हैं? जी हाँ, मिनिस्ट्री में कुछ सीनियर स्टाफ थे जो ये रिफॉर्म्स को अपोज कर रहे थे, और अभी भी कर रहा है अपने अपने तरह से, ये बट कम मात्रा में है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ज़िंदगी से ये इसी तरह का काम करते आए, तो वो कंफर्टेबल है ऐसा करने के लिए। और जब हम उनको ये बदलाव सजेस्ट कर रहे हो, कह रहे हैं कि बदलाव करना है, तो वो पर्सनली ले रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उनको पर्सनली हम उनको अटैक करें। तो इसीलिए तो वो रिवोल्ट कर रहा है ना, तो ये थोड़ा मोड़ा हो रहा है और फिसल रहा है, और मेजॉरिटी अब हमारे साथ हो गए और ये रिफॉर्म्स को अपना लिया है। आपकी धर्मपत्नी जी एक टीचर हैं, इज शी फेसिंग दैट चैलेंज, प्रेशर? ये हुआ है, वो लास्ट ईयर कुछ हद तक हुआ है स्कूल्स में, उनके अगेंस्ट में सब गैंग अप होकर
चिट्ठी लिखने लगा कि आप बहुत बड़े बड़े बात कर रहे हो, आपका और एनोनिमस चिट्ठी, अपना नाम नहीं लिख रहे कि वो टॉप टीचर नहीं है, वो अच्छे से पढ़ा नहीं रहा है, आप उनके साथ क्या करेंगे। तो ये सब हुआ, ये शुरू हुआ, और मैं कुछ हद तक मैं सोचता था कि ये सब होगा। तो ग्रुप बनाकर ये कर रहे थे। मूविंग ऑन, ये जो क्लास 1 स्टूडेंट्स है, फ्री दूध पहुंचाने में सरकार क्या मुसीबतों का सामना कर रही है अभी? किन मुसीबतों का सामना? नहीं, ऐसे नहीं। क्या हुआ कि बजट अप्रूव होते दिसंबर एंड लगभग हो गए थे ना, मिडल में। तो उसके बाद क्रिसमस न्यू ईयर आ गया, देन उसके बाद इमीडिएटली टेंडा को कॉल किया गया, बिकॉज वो भारी रकम का क्लोज टू 3 मिलियन का प्रोजेक्ट है पे ईयर। तो टेंडा कॉल करके तो 1 हफ्ता तो उसको देना पड़ता है। फिर जब क्लोज हुआ तो इमीडिएटली उसको एनालिसिस शुरू हो गया। तो सिर्फ 18 डेज था, 19 को तो स्कूल खुला, तो 18 डेज तो वही में चला गया ये अप्रूवल देते। तो जब सप्लाई को बताया गया, और आगे अगर जो सप्लाई को बताएंगे तो बोलेगे, तो दिमाग बनाया कौन सप्लाई को आगे बताएंगे, वो टेंडा तो खुला ही नहीं, बॉक्स में कोई जानता नहीं कौन करा, तो किसको बताएंगे। तो जब निर्धारित होगा कि किसको मिला, उसको बताया गया, तो वो तो ऑलरेडी 18 आ गया, फ्राइडे को बताया गया, मंडे को स्कूल खुल रहा है, तो वो फ्राइडे रात को। तो देन वो स्टार्ट कर अपन लॉजिस्टिक्स, कोई लाकर रखेगा नहीं उतना स्टॉक, क्योंकि नहीं जानता है कि मिलेगा कि नहीं, लॉस हो जाएगा, मिल्क है ना जी। तो कब तक ये फिर पहुंचने लगेगा स्कूल में? सप्लायर ने हमको कहा कि हम एक अभी डेट नहीं बताएं। अच्छा। क्योंकि क्या बात है, ये एक आइलैंड नहीं है ना, ओवर 100 आइलैंड्स है जहाँ पर स्कूल्स है, तो वहाँ पर जाना है, लॉजिस्टिक्स वो देख रहे हैं। इट्स बेसिकली लॉजिस्टिक्स इशू जी। तो अगर तो आप एकदम कहता हूँ मैं विद इन 1.5 months from 19। तो आपने कहा कि इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव अफेयर, और अभी तो है लॉजिस्टिक्स से, क्योंकि सरकार तैयार है। 20,000 बच्चे को मिलेगा। अच्छा। हमारे अनुमान में जो क्लास 1 का एनरोलमेंट मैंने देखा है 20,010 बच्चे। अच्छा। अभी तो शायद कुछ और एनरोलमेंट बढ़ेगा तो। एंड दिस विल बी ऑनगोइंग जब तक ये सरकार अभी है, मतलब कि उतना पैसा जो है वो रकम जो बजट में रख दिया गया है, तो बीच में आ गया, प्रॉब्लम नहीं। क्लास 1 अब सदा दिन रहेगा, बट कोशिश करेंगे कि हमारा देश का आर्थिक स्थिति अच्छा रहेगा, तो शायद प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस एक्सटेंड करेगा, ऊपर जाएगा ना। अच्छा जी। मैंने हमारे समाचारों में सुना कि आप 100 कपल टीचर्स को ढूंढ रहे थे इंक्रीमेंट देकर कि उन्हें रूरल एरियाज में भेजा जाए, कुछ सफलता मिली इसमें? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आने लगा है, और ये आदिवासी क्यों नहीं है जी, हम भारतीय जो टीचर उनको चाहते हैं, क्योंकि आदिवासी तो है वहाँ पर रूरल एरियाज में। तो हमने अपने मिनिस्टर को बताया कि ये हम चाहते हैं कि जो भारतीय टीचर्स है क्वालिटी वाला वो जाए और इंटीग्रेट होए, और वो जो वहाँ पर जो स्कूल्स है उसमें हम चाहते हैं कि मल्टी एथनिक टीचर्स रहे और लीडरशिप दिखाए वहाँ पर। तो हमने कहा कि हम नहीं चाहते कि टीचर्स को ले और जाकर फिर कहे 6 महीना में 1 साल में क्यों आना चाहते हैं, तो हम कपल्स के चाहते हैं, और थोड़ा स्टेबल होगा, जो बच्चे लोग वहाँ पर स्कूल साथ में जाएंगे तो बड़ा जुलूम हो जाएगा जी। और वो 3 साल के लिए जाए, तो इसलिए हमने 1 पॉइंट इंक्रीमेंट दोनों के लिए ये निर्णय लिया, मिनिस्ट्री ने निर्णय लिया। आपने कहा कि आप बैलेंस करना चाहते हैं। जब हमारे सुनने वालों को पता चला कि ऑनरेबल मिनिस्टर जी आ रहे हैं, आईना में एजुकेशन संबंधित बातें करेंगे, तो एक ने रिंग करके हमसे ये पूछा कि मिनिस्टर से पूछें कि ज़्यादातर स्कूलों में देखें या तो हिंदुस्तानी टीचर्स हैं या इतोकी टीचर्स हैं, क्या इस पर आप और अन्य जगहों पर बैलेंस कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम रूरल एरियाज? नो, सब जगह ये बैलेंस होगा, बट ये एवन एरियाज में प्रॉब्लम नहीं रहेगा बैलेंस करने के लिए। हमारा प्रॉब्लम है इंटीरियर और आइलैंड्स में, मैरीटाइम्स में, इसीलिए हम इंसेंटिव स्कीम किया है। बट यहाँ पर नहीं, बट यहाँ हम शुरू कर दिए कि जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुझे कहा वो KVS का बोर्ड में, मैंने कहा कि डॉक्टर रेड्डी हम चाहते हैं कि आपके कुछ इंडोफिजियंस टीचर्स स्कूल में भी भेजे ताकि वो मिक्स हो, तो ये हम शुरू कर दिए। और आपने काफ़ी नए टीचर्स को अभी अपॉइंट किया है टू असिस्ट द हेड टीचर्स, और जो असिस्टेंट टीचर्स हैं, तो कुछ जगह से ये पता चला है कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह नहीं मिला, तो वाज दिस रश्ड इनटू या फिर और समय लेकर ये करना चाहिए था? नहीं, क्या हुआ हमारा पास 7 मिलियन का एलोकेशन था। उसमें अगर जो हम देखेंगे तो उसमें हम 23,000 सैलरी वाला अगर जो लेंगे तो उसमें सिर्फ हमारा पास 304 टीचर्स हम ले सकते थे। तो हमने मिनिस्ट्री में बैठकर ये देखा कि देखिए हमारा पास डिप्लोमा होल्डर्स आएंगे,
डिग्री होल्डर्स आएंगे, उतने आवर्स पढ़ाएंगे, और ये कभी टीचिंग नहीं किया, ये सब नए हैं। और हमने देखा कि 2009 से ग्रेजुएट घर पर बैठा है, ये आशा लगाए हुए कि आज उनको नौकरी मिलेगा, आज उनको नौकरी मिलेगा। हमने बोला कि चलो हम जो 9A पोजीशन है उसको एडवर्टाइज करें, उसका सैलरी है लगभग $13,000। ऐसे हमने 538 टीचर्स का नवा एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट किया, प्लस अबाउट 115 वैकेंट पोजीशंस था, ये लेकर 653 हमको मिला। तो ये समय लगा थोड़ा ऑर्गेनाइज करते जी। तो तब हमने फिर निकाला लिस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी का। हमने ये कहा कि 2014 तक जितने जन ग्रेजुएट हुआ सबको हम काम देंगे। कुछ कुछ बढ़ गए बिकॉज कभी सिस्टम में रहा नहीं, तो 653 से ज़्यादा हो गया, बट पैसा हम खोज के लाएंगे, ये हमारा काम है, हमारा ये नौकरी है हमारा, उनका पैसा खोज के लाने के लिए। तो हमने मिनिस्ट्री ने कहा दिया कि 2014 31 दिसंबर है, जितने भी ट्रेन टीचर्स है अगर सिस्टम में नहीं है जी, घर पर बैठे आ जाओ, उनको नौकरी मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा डिले हुआ। अच्छा जी, लेकिन अच्छा कोर्स है, जो घर पर बैठे थे इतने सालों से उनको अब नौकरी मिल रही है। एक ब्रेक लेते हैं आईना में मिनिस्टर साहब, उसके बाद जब हम लौटेंगे तो देखेंगे कि गांव गिरानी इलाकों में टीचर्स कितने चैलेंजेस फेस करें। टेक्निकल कॉलेज सुना है कि आप खुलने वाला है, और इसी दौरान आईना में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे, वो है बुलिंग इन जनरल। आईना में एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। रेडियो फीजी 2 पर यह है आईना का कार्यक्रम, और हमारे मेहमान है मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ऑनरेबल डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। डॉक्टर जी, मिनिस्टर जी, अभी सुना है कि जगह जगह पर टेक्निकल कॉलेजेस आप शुरू करने वाले हैं, तो इसमें जो कोर्सेज प्रोवाइड होगा क्या FNU से कम्पीट करेगा, और डिफरेंस क्या रहेगा बिटवीन FNU और ये जो टेक्निकल कॉलेज है, और ये किस तरह से स्टूडेंट लोन स्कीम में फिट होगा, आप ज़रा बताएंगे? जी हाँ, ये पहले टेक्निकल कॉलेजेस इस साल 3 एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर 7 मोर, सो टोटल ऑफ 10। 3 इस साल का मतलब है कि वो लगभग 2 महीना पे ये चल पड़ेगा प्रोग्राम्स। ओके, कौन प्रोग्राम्स ये हम पेपर में एडवर्टाइज करेंगे। मे बी अभी आप देखा होगा कि लास्ट सैटरडे को हमने कुछ पोजीशंस निकाला उसमें टेक्निकल कॉलेजेस वाला, उनके लेक्चरर्स को। तो ये लगभग 2 हफ्ता में एडवर्टाइज करेंगे, कैसे बच्चे लोग अप्लाई करेंगे और कौन प्रोग्राम्स और कौन टेक्निकल कॉलेज में कौन प्रोग्राम होगा। पहला टेक्निकल फेस 3 टेक्निकल कॉलेज है जो नेनी कॉलेज, उसको हमने ले लिया है MOI द्वारा। नंबुआ सनातन प्राइमरी उसको हम ले लिया सुबह में, और नंदुना आर्या कॉलेज जो लंबासा में, उसको हमने ले लिया। ये 3 पहला फेस 3 पाइनियर टेक्निकल कॉलेज रहेगा। ये प्रोग्राम्स ट्रेड एरिया में रहेगा, सर्टिफिकेट लेवल 1, सर्टिफिकेट लेवल 2। सो FNU से कम्पीट नहीं करेगा। FNU सर्टिफिकेट 3, 4 ट्रेड डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिग्री ऑफर करेगा। टेक्निकल कॉलेजेस ऑफर करेगा वो लेवल्स 1 और 2। ये जब ईयर 10 वाले बच्चे लोग हैं, उसके बाद वो बच्चे चूज़ कर सकते हैं क्या वो उसका जो रियल एप्टीट्यूड है वो अंदर से, क्या वो एक केमिस्ट बनना चाहता है, क्या इकोनॉमिस्ट बनना चाहता है, या वो इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। अगर जो इंजीनियर बनना चाहता है और डिग्री करना चाहता है, वो आकर टेक्निकल कॉलेज में सर्टिफिकेट 1, 2 कर वो FNU जा सकता है, या वो जाकर काम कर सकता है। तो डेफिनेटली नो कंपटीशन विद FNU। इट विल बी सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्रेसिव स्टेप टुवर्ड्स। दूसरा क्वेश्चन आपका टेल्स वाला, जितने भी बच्चा लोग यहाँ पढ़ेगा वो टेल्स के एलिजिबल रहेगा। वो हमने टेल्स डिग्री है, हमारा जो अटॉर्नी जनरल है अयाज कयूम, वो उन्होंने अमेंडमेंट किया है, वो डिग्री को अलाउ करा। मैंने सबमिशन किया, वो मान गया। उन्होंने कहा कि हमको ये जो बच्चे लोग हैं या 10 वाला, इनको अलाउ करना चाहिए टेल्स के द्वारा अपना फ़ी भरने के लिए। तो ये बच्चे लोग टेल्स मिल सकता है, और जब उसको नौकरी मिलेगा तभी जाकर पे करेगा। इन एडिशन टू दैट, जनाब खयूम साहब ने $1 मिलियन अलोकेट किया है। जो बच्चे लोग वहाँ पर आकर इवनिंग्स में सैटरडे में शॉर्ट कोर्स करेंगे,
उसका पूरा फीस गवर्नमेंट पे करेगा। वो अच्छा। टेल्स नहीं, वो गवर्नमेंट पे करेगा। जी, दैट्स वेरी गुड। Yeah. जब आप टेल्स की बात कर रहे हैं तो पता चला है कि जो स्टूडेंट ये लोन स्कीम अप्लाई कर रहे हैं उनमें उन्हें 2 सिक्योरिटी की ज़रूरत है Yeah. जिनका तलब 15,000 से ऊपर होना चाहिए। हाँ। इस दौरान जब हम इस कार्यक्रम को तैयार कर रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट्स पेरेंट्स ने रिंग करके बताया कि हम लोग अभी दौड़ रहे हैं टू गेट 2 सिक्योरिटी जो 15,000 से ज़्यादा कमाते हैं, और इसे मिलने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, चैलेंजेस, क्योंकि सभी लोग साइन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि काफ़ी देर से स्टूडेंट्स अपने कोर्सेज को शुरू अच्छा कर रहे सुनिए, हैं। आप बताइए कितना अमाउंट वाला तनख्वाह वाला गारंटी मिलेगा? 14,000, 13, 12, 11, एक अमाउंट बताइए, साज से मिल जाएगा। 10,000। 10,000 ठीक है। मैं वो टेल्स बोर्ड मेरे नीचे आता है, मैं चेयरमैन को लिख कर बताऊंगा कि वो अमाउंट ऑफ गिराकर 10,000 कर दीजिए, ठीक है? ये हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपसे बात मनवाने का आईना का सबसे बेहतर मेरे ख्याल से प्रोग्राम आज आयना ने एक पॉलिसी बनाया है। जी। अच्छा, बस फेयर को लेकर जब बात उठती है तो LTA ने कहा है कि सुबह 8 से लेकर शाम 3 बजे तक ही बच्चों का हाफ बस फेयर रहेगा, लेकिन कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो सुबह 6 बजे से दूर दराज इलाकों से ट्रैवल करते हैं, 7 बजे घर पहुंचते पहुंचते 4 बजे से ड्यू टू एक्सटेंडेड क्लासेस। क्या मिनिस्ट्री इस पर कुछ करें? ये जो LTA इनका अधीन में नहीं है पॉलिसी बनाना। ये जो बस पे कूपन वाला बात है, ये मिनिस्ट्री इसको करेगी, ये मिनिस्ट्री का अधीन है। हाँ। तो हमने सुना है, मेरे ख्याल से आज या कल मुझको कोई बताया, तो हमारा मिनिस्ट्री LTA से बात करेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता। तो वो मिनिस्ट्री का अधीन पर है। वो अगर जो फॉर सम रीजन ज़्यादा देखो बात ऐसे है, हमारा जो स्टूडेंट जो बस पे या कूपन यूज़ कर रहा है, जितना भी उसका बस पे रहेगा जी, वो कूपन द्वारा भरा जाएगा। अगर जो अभी 60 सेंट्स का कूपन है वो $1.20 उनको मिलना चाहिए, हमारा मिनिस्ट्री उसको $1.20 का कूपन देगा। ये है। हाँ, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अच्छा, एंड जो बस कंपनीज एंड ड्राइवर्स ये कोऑपरेट कर रहे हैं इसमें? नहीं, बात ऐसी है कि हम जो निर्धारित बस फेयर है अभी जी, उसको बस कंपनी को मान्यता देना चाहिए। अगर वो चेंज करना चाहते और उसको अप्रूवल मिला तो हम कूपन को बढ़ाएंगे। अच्छा, ऐसा बात। इंक्लूसिव स्कूल्स के बारे में बात करते हैं मिनिस्टर साहब, जो बच्चे जिन्हें स्पेशल नीड्स हैं, और आपने ये भी पॉसिबल किया है कि इन बच्चे जिन्हें स्पेशल नीड्स हैं उन्हें नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है अभी, और इसका फंड मुझे पता चला है ऑस्ट्रेलियन क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम की तरफ से आता है, और ये भी पता चला है कि जो ACAP है दे हैव रन आउट ऑफ फंड। तो क्या ये भार मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ये नहीं संभाल सकती कि ये जो स्पेशल स्कूल्स हैं इन्हें अच्छी तरह से इक्विप किया जाए ताकि पढ़ाई चलता रहे? ACAP क्या कर रहा है, वो जो इंटीरियर रिमोट स्कूल्स है जहाँ पर जैसे क्लासरूम को बनाना है, एवोल्यूशन ब्लॉक, टॉयलेट ब्लॉक बनाना है, या लाइब्रेरी नहीं है, तो वो आकर मिनिस्ट्री को असिस्ट कर रहा है। ये स्कूल्स में वो अपना लिस्ट बनाए, वो बना रहे। सो इट्स नॉट फंडेड बाय देम? नो, इट्स फंडेड बाय देम। अच्छा, इन एडिशन टू दैट हमारा मिनिस्ट्री के पास भी एलोकेशंस है जी, बट वो सफिशिएंट नहीं है। अब अभी यहाँ आने से पहले मैंने वेसारू सनातन स्कूल को 15,000 एलोकेट किया कोर्सेज बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि कोई और लगेगा तो अपना ग्रांट जो पे कैपिटा ग्रांट में उसमें यूज़ कर लो। इस तरह अभी विद इन द लास्ट मंथ हमने कितनी स्कूल्स को अप्रूव किया है, हमारा मिनिस्ट्री कर रहे। अगर जो कोई स्कूल्स का ACAP के लिस्ट पे नहीं है, ACAP का पैसा उड़ाया नहीं है, वो अभी तो वो निर्धारित नहीं हुआ, वो अगर जो ACAP का लिस्ट में नहीं है वो हमारा पास आ सकते हैं। कितने स्कूल्स होंगे जिसमें अभी इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जा रहा है, मतलब कि स्पेशल बच्चों को? बहुत कम, मैंने सुना बहुत कम है। ACAP खाली इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं, वो उसके अलावा भी काम कर रहे हैं, बट ये बहुत कम है, बहुत कम है। और भी इंक्रीज करने वाले हैं आप नीड्स बेसिस पर? अच्छा जी। पिछले बार आईना में जब आप आए थे तो आपने कहा कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं, तो उनके फंड में कटौती करके उन स्कूल को दिया जाएगा जिनके पास उतना नहीं है। इस वजह से एक स्कूल है जो अपने स्कूल में जो स्विमिंग क्लासेस हैं उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि स्कूल में स्विमिंग पूल है। उनका कहना है कि हम फंड रेजिंग नहीं कर सकते, और पेरेंट्स ने कहा है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्विमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक पेरेंट ने कहा है कि अब मिनिस्ट्री केमिकल सप्लाई कर सकता है। देखिए, मैं पहला भाग आपका जो क्वेश्चन का पहला भाग का आंसर करूँ। मिनिस्ट्री ने उनको स्टॉप नहीं किया, हमने किया है। हमारा बैकग्राउंड है कॉमर्स कमीशन, कंपटीशन इकोनॉमिक्स,
बंडल मत करिए जो फीस है जी। वो एक फीस निर्धारित किया था, वो बंडल किया था। ये फीस से आपको स्टेशनरी मिलेगा, आपको स्विमिंग क्लासेस मिलेगा एक्सेट्रा। मैंने कहा कि अनबंडल करो और चॉइस दो। जो बच्चा स्विमिंग चाहता है आफ्टर आवर्स सैटरडे के, उसके आप चार्ज करो स्विमिंग का और वो आकर स्विमिंग कर सकते हैं, मगर डोंट इम्पोज मत करो ना। तो हमने ये कहा। दूसरा फंडरेजिंग, हमने कहा कि बच्चे के ऊपर निर्धारित मत करो जी, प्रेशर पड़ता है। कम्युनिटी अपन फंडरेजिंग कर सकता है जी, अच्छा अलग से, बट स्कूल टीचर्स ये नहीं कह सकता है कि एक बच्चा आपका काम है $20 रेज करो, दैट इज अगेंस्ट द मिनिस्ट्रीज पॉलिसी। तो ये गलत प्रेमी है कि कोई कम्युनिटी अपना अलग से फंडरेजिंग नहीं कर सकता। नहीं वो they can do it, but बच्चों पर प्रेशर नहीं डाल सकते। बच्चों को इन्वॉल्व मत करो जी। बच्चे अपना माता पिता के साथ आएगा बाजार में, वहाँ पे कुछ मदद करेगा, वो अलग बात है, वो प्रॉब्लम नहीं है। मगर बच्चों को मत कहो कि इतना सेंटर बोर्ड टिकट घर घर जाकर बेच कर लाओ, मिनिमम $20 रेज करना, वो नहीं हो सकता। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक और ब्रेक देते हैं मिनिस्टर जी, फिर उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो स्कूल में क्लीनलीनेस, हेल्थी ईटिंग, बुली जो करते हैं वो, और हम चाहते हैं इस बीच अगर जो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं तो हमारे लास्ट 2 सेगमेंट्स में आईना में आप ज़रूर कॉल कर सकेंगे। ये आईना है और आईना में हमारे मेहमान हैं मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ऑनरेबल डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। डॉक्टर जी, मिनिस्टर जी, हम कुछ कॉल्स लेना चाहेंगे इस बीच। आप अपना नाम बताएं हमें और कहाँ से आपने कॉल किया है, आपका सवाल क्या है। नमस्ते। नमस्ते जी, मैं सिंगा टोकास बोल रही हूँ, फूलवती। बोलिए जी, मैं जानना चाहती हूँ जो बच्चे इतना मेहनत करके पढ़ के डिग्री लेकर आ गए घर पे, उन्हें स्कूल नहीं मिलता है। हमारे परिवार के बेटा है, वो यहाँ से जाता है, सुबह पूछ कर आता है, वहाँ पे बताया जाता है कि वे स्कूल में जगह नहीं, उसका दिल टूट जाता है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं तुम दिया नहीं पढ़ाए, तो बोलता है हमें जगह नहीं मिला। तो बच्चे फिर कहते फाइल करके आए थे तो बोले स्कूल नहीं मिले, बच्चे के दिल टूट जाता है। अच्छा, मिनिस्टर जी यहाँ पर है, वो आपसे बात करेंगे जी। जी हाँ, अगर जो 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले अपना ग्रेजुएशन उसका हुआ है और वो टीचर ट्रेंड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन या डिप्लोमा इन सेकेंडरी एजुकेशन, डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन ये किया, तो उसको तो जॉब मिलेगा, उनको मेरे पास भेज दीजिए। अगर वो अभी जनवरी में ग्रेजुएट हुआ है, उसको 171 लड़कन जनवरी का जो 432 में से 171 को हमने लिया जीपीए यानी कि ग्रेड जिसका अच्छा था। अगर जनवरी में पास किया तो इसके मतलब उसके जीपीए 3.2 से कम था, यानी कि उसके ग्रेड बहुत कम था, इसीलिए उसको नहीं मिला। जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए, आपका स्वागत है। नमस्ते। हेलो जी, नमस्ते। जी नमस्ते जी। अच्छा, कौन सा रूप से बात करता? रेडियो में समाचार में तो हम लोग सुना है कि स्कूल प्रोवाइड करी लड़कन के बुक ना, अगर बुक नहीं है तो पेपर में टाइप करके प्रोवाइड करी। जी हाँ। बट अभी हमारा लड़की कल गई स्कूल फर्स्ट डे फॉर्म 7 में, तो उसके बताएं कि यू हैव टू पे $20 पे वीक के तुम अपन बुक के खरीद। तो ये सरकार जो फीस फ्री करी थी स्कूल $20 टेम के मांगे, ये कौन सी खाती नहीं लोग मांगे। अगर स्कूल का नाम भी मनता तो हम बता देगा कि आप लोग से जांच पता करे सी। नहीं, वो $20 पे टेम है, ऐसे एक बुक के दाम है बस $100 कुछ ना। पे वीक नहीं, पे वीक नहीं हो सकता, हम चेक करेंगे। स्कूल का नाम बताओ, मैं चेक करूंगा। IG है, AG असेंबलीज ऑफ गॉड है, ये कहाँ पर? यहाँ किनोया में। ठीक है, हम चेक करेंगे, वो हो नहीं सकता $20 पे वीक। अच्छा, राइट बॉस, ठीक है। नमस्ते, आईना में आपका भी स्वागत है। आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी हाँ, मैं नसीनू से बोल रहा हूँ, मेरा नाम है मिस्टर चंद्रा जी। जी हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब से कि जो टेल्स प्रोग्राम है, इसका फुल नेम होगा ट्रेजरी एजुकेशन लोन स्कीम ना। तो इस पर जो ट्रेजरी एजुकेशन लोन स्कीम है, तो इसमें 2 गारंटरों को क्यों मांग किया जाता है जब एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए वो
लोन दिया जाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट जब काम करना शुरू करेगा तब लोन भरेगा ना। तो वो जो क्राइटेरिया जो यूज कर रही है मिनिस्ट्री, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मली 42% तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस देश का। और दूसरी बात है कि एम्प्लॉयमेंट में जो है, अभी मिनिस्टर ने ही जल्द में मुकर्रर किया है कि उनका जो ग्रेजुएट स्टूडेंट जब स्टार्ट करता है टीचिंग के, तो 12,000 कुछ तलब पे किया है, वेर थ्रेशोल्ड 16,500। तो थ्रेशोल्ड को जब छोड़कर मिनिस्टर जब अपना एम्प्लॉई को 12,500 ऑफर करता है तलब, पहला ग्रेजुएट। आपका मतलब है कि क्यों दो गारंटी को लिया जाता है? आप ये सवाल करना चाहते हैं? होना ही नहीं चाहिए। अच्छा जी, मिनिस्टर जी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, गारंटी को इसलिए लिया जाता है कि अभी तक पहले भी लोन स्कीम था PSC वाला। हमने देखा कि कई ऐसे लोग लोन लेकर पढ़कर माइग्रेट हो जाता है। ये तो क्या होता है कि सरकार उनको पढ़ाता है देश में काम करने के लिए, वो जाकर दूसरे देश में वो योगदान देता है और इस देश पे योगदान नहीं देता है। तो इसीलिए ग्रांटों को रखा गया कि अगर जो वो देश छोड़कर चला जाएगा तो वो ग्रांटो रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। आपका भी स्वागत है आईना में। नमस्ते, क्या नाम है और सवाल आपका क्या है? जी, मैं यास्मीन बोल रही हूँ माला नांदी से। जी, हमारा बेटा मेंढी मुस्लिम स्कूल जा रहा, प्राइमरी स्कूल जाता था। तो अभी हम फिलहाल माला मूव हो गए और माला पब्लिक स्कूल में मेरा बच्चा जा रहा है क्लास 6 में। तो उसके यूनिफॉर्म के यहाँ पर शॉर्ट्स पहनते हैं। तो मेरा बेटा तो मुस्लिम स्कूल से आया है और हमारे मजहब में खिलाफ है शॉर्ट्स पहनने के। तो मैंने मैनेजमेंट से बात किया तो उन्होंने कहा कि चाहे सुलू पहना सकते हैं या तो लॉन्ग पेंट्स। तो यहाँ का अभी नया हेड टीचर आया हुआ है और वो कहता है कि हमें शॉर्ट्स पहनना पड़ेगा। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या ये पॉसिबल है कि वो हमें पोस्ट कर सकता है? नहीं, वो हम स्कूल से बात करेंगे। क्या मैम, क्या आपने कहा? माला पब्लिक स्कूल, माला पब्लिक स्कूल, ये हम उनसे भी बात करेंगे अभी यहाँ से जाकर कि वो आपके बच्चों को अलाउ करेगा लॉन्ग पेंट्स पहनने के लिए। शुक्रिया यास्मीन, कॉल करने के लिए। और एक कॉलर का मौका देते। नमस्ते, आपका नाम, कहाँ से और सवाल क्या है आपका? जी, मैं पारस बोल रही हूँ नकाशी 9 माइल से। मेरा बच्चा भी भवानी दयाल प्राइमरी स्कूल पढ़ रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ क्या मास्टर टीचर लोग को अलाउड है बच्चों को मारने को, उनके ऊपर पानी छिड़कने को, उनको भिगो देना क्लासेस में? जी नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो कोई कर रहा है तो हमारा पास अपना जो कंप्लेंट को ये मेरे बच्चे के साथ हुआ है। मैं लास्ट ईयर में 4 टाइम्स स्कूल में गई हूँ और मेरे बच्चे को उस तरह से बदनाम कर दिया गया है कि पूरे मोहल्ले भी जानते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बदमाश लड़का है, जबकि क्लास 6 तक मेरा बच्चा का कोई रिकॉर्ड खराब नहीं था। बच्चा स्कूल ही नहीं जाना चाहता है। कब से आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा? जा रहा है, मैं बहुत फोर्स करके, मैं डरवा धमका कर भी उसको भेजती हूँ। मेरी क्या आप स्कूल के पास गई थी? जी हाँ, स्कूल के पास गई थी। हेडमास्टर ने मुझे बताया लास्ट ईयर कि अगर मैंने उससे कहा कि बहुत प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैं अपने बच्चे को फिर मैं स्कूल देखूंगी दूसरा ना। तो जब मैं लास्ट में गई, साल के आखिरी में गया, तो मास्टर ने बताया, हेडमास्टर ने मुझसे सवाल किया, बताओ अगर अपना बच्चा को ले जाना चाहते हो तो मैं इसी वक्त साइन कर दूँ, अदरवाइज मैं कल नहीं रहूँगा। ये कब की बात है? ये भी हाल ही में हुआ? लास्ट ईयर की बात है। आधा बोतल पानी क्लास में ही बैठा था मेरा बच्चा, ऊपर छोड़ दिया, आगे सब भीग गया, बच्चे हंसने लगे, वो शर्मा गया, कल स्कूल नहीं जाना चाहता था। फिर मैंने उसको समझा बुझा कर स्कूल ले गया, वो रोते स्कूल भेज दिया। फिर आया, बोलता बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। ये मुझे आप कभी समय लेकर आकर मेरे पास ये डिटेल मुझको दीजिए। मैं यही चाहती हूँ कि आपके सामने मैं बैठकर जी हाँ, पूरा इतिहास बताऊं। आप आइए और मैं ये जो भी टीचर ये काम किया है उसके साथ मैं सख्त कदम उठाऊंगा। ये सिर्फ मेरे बच्चे के साथ नहीं, मैं रो रही हूँ। अगर रेडियो पर सुन रहे होंगे लोग तो माता पिता के साथ हो रहा है। कितने माता पिता उस टीचर के ऊपर एकदम गुस्से में है, लेकिन जब स्कूल आते हैं तो मास्टर टीचर एक साथ होकर मिलकर जैसे
अपनी ओर खींचा जाते, हमारी तरफ कोई सुनता जी, ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मिनिस्टर साहब ने आपको आश्वासन दिया, आप आकर उन्हें मिले। और एक ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारा आखिरी सेगमेंट रहेगा जिसमें हम इसी विषय पर बात करेंगे। व्हाट इज़ बुलिंग? बुलिंग क्या है? फिजिकल अब्यूज़, किसी को धक्का देना, किसी को पुश करना, लड़ना, कुछ ऐसे रिमार्क्स देना या किसी को नाम से बुलाना, किसी को छेड़ना, ये बच्चे भी करते हैं और पता चला है कि टीचर्स भी करते हैं। तो इस पर हम कुछ और बातें करेंगे आगे ब्रेक के बाद। आईना में हमारे मेहमान है मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ऑनरेबल डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। मिनिस्टर जी, बुलिंग स्कूल में होता है और जब मैं इस प्रोग्राम का रिसर्च कर रही थी तो 2012-2011 में ये पता लगा कि कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में बुली करते हैं और ये ज़्यादातर होता है बच्चों द्वारा बच्चों का बुली करना। यहाँ तक कि कुछ टीचर्स हैं जो बच्चों का बुली करते हैं। हमें ये पता चला है क्लास 8 जो 8 साल और 9 साल के बच्चे हैं, एजुकेशन फ्री होने के बाद ये 8 साल और 9 साल के बच्चे अभी क्लास 1 में गए हैं जो 6 सालों के बच्चों को बुली कर रहे हैं। क्या टीचर्स को किसी तरह से कोई प्रोग्राम में लाकर उन्हें समझा सकते हैं, काउंसलिंग, सो दैट दे कुड कीप एन आई ऑन स्टूडेंट्स लाइक दिस? शमी जी, ये टीचर्स स्टूडेंट का बुली करना, ये रिपोर्ट हमारे पास नहीं आया है, मगर स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन वाला इश्यूज हमारे पास आया है जी। और इसमें बुलिंग रिलेटेड है थोड़ा खुद हद तक। अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट था नाजक बोल के, नेशनल सब्सटेंस अब्यूज सेंटर, उसको वो सब्सटेंस अब्यूज के बारे में वो स्कूल जाकर वो बताते थे, ड्रग्स वगैरह। हमने उसको एक्सपेंड किया है जी। और उसको उसमें ये कहा कि हम नॉट ओनली सब्सटेंस अब्यूज बट हम चाहते हैं कि वो स्टार्स, हम कहते हैं स्टार्स, सब्सटेंस अब्यूज स्टार्स, टीनेज प्रेगनेंसी स्टार्स, डिसिप्लिन स्टार्स, और उसमें एक आता और है। तो हमने क्या कहा कि अब रिटायर्ड टीचर्स, 40 रिटायर्ड टीचर्स को हम रिक्रूट करना चाहते हैं आवली रेट पर। ये दिन में सुबह उठकर अपने घर का काम कर रिलैक्स में फिर 10 बजे जाएंगे, 4 घंटा रोज का, 3 घंटा रोज का, वो जाकर स्कूल्स में बच्चे लोग से बात करेंगे। अच्छा। ये हमने इस साल से नया योजना है। ये पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को? नहीं पढ़ाएंगे नहीं, ये रिटायर्ड टीचर्स है। अच्छा। ये सिर्फ इनका यही काम है, बच्चे के साथ बैठकर असेंबली या कोई जगह पर टीचर्स वहाँ पर नहीं रहे, ये बात करेंगे बच्चे के टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में कि इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन क्या है, बुलिंग के बारे में कि क्यों बुलिंग नहीं करना चाहिए, सबके अपना अपना इंटीग्रिटी होता है, और क्यों ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, और क्यों कोई ड्रग्स अगर देखेंगे तो उसके कैसे बर्ताव करे, क्या करना चाहिए उसको। जी। ये शुरू हो गई नया योजना हमारे, क्योंकि हमने जब टीचर्स के ऊपर सख्त कदम उठा रहे हैं कि आप बच्चे को मत छुइए, इसी तरह हम चाहते हैं कि बच्चे लोग भी डिसिप्लिन हो, वरना पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वेरी डिफिकल्ट। मेरे ख्याल से पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर बनती है कि अपने बच्चों को घर से भी शिक्षा दे, क्योंकि टीचर्स पर काफ़ी प्रेशर है अभी, नए जो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, अभी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि CBA तो अब रहेगा नहीं, FJC ये सब रहेगा। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती थी कि मुझे किस तरह के केसेस यहाँ पर मिले हैं इस दौरान। एक अभी समाचार पत्रों में भी था कि पब्लिक स्कूल तेलुगु में एक लड़का जो 2nd डे में गया था स्कूल में, वहाँ पर उनके टीचर्स ने उन्हें बहुत ज़्यादा डिग्रेडिंग रिमार्क्स दिए, कहा क्योंकि वो स्लो लिख रहा था। इसके अलावा एक माँ ने मुझे रिंग करके ये बताया कि अभी जब कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं है, टीचर्स आर डेफिनेटली फेसिंग चैलेंजिंग इश्यूज, बच्चे बदमाशी करते वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बच्चों को डस्टर से हाथ पर मारते हैं। जब माँ ने कंप्लेन किया तो टीचर ने बच्चे को इग्नोर करना शुरू किया, और एक माँ ने कहा कि मैंने देखा है कि अब टीचर्स जब मारते नहीं है तो बच्चों को शोल्डर पर पिंच करते हैं यूनिफॉर्म के ऊपर से, और साइड में पिंच करते हैं। उन्होंने कहा कि व्हाई आरंट टीचर्स कोऑपरेटिंग इन दिस एरिया? देखिए, ये थोड़ा कुछ हद तक से तभी हो रहा होगा, ये कंप्लेंट्स हमारे पास नहीं आया है। हम चाहते हैं कि पेरेंट्स एक कंप्लेंट हमारा पास लेकर आए। जी। जब हम शुरू करेंगे डिसिप्लिन करने के लिए, ये बात फैलेगा और टीचर्स समझ जाएंगे कि देखिए उनका काम यही है पढ़ाने वाला, और ये उनको नहीं करना चाहिए। जी। और जो रहा स्टूडेंट डिसिप्लिन की बात, वो उनको काम है कि वो अपना HOD और प्रिंसिपल या टीचर के पास ले जाइए, हम देखेंगे। अगर जो कंटिन्यूसली ये बच्चा शरारत करेंगे स्कूल में और दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे,
तो उसको सस्पेंड करेंगे और टर्मिनेट करेंगे। ये ऑप्शन हमारा पास है। बिल्कुल। हम नहीं चाहते कि बच्चा कंटिन्यू, तो पेरेंट्स से बात करेंगे। और ये जो हमारा जो नया ग्रुप हम फॉर्म कर रहे हैं, जो रिटायर्ड टीचर्स और वॉलंटियर्स के साथ, सब्सटेंस अब्यूज वॉलंटियर्स के साथ जाएंगे, ये ग्रुप को हम बताएंगे। और स्कूल्स में काउंसलर भी होता है जी। तो ये 3 मल्टीप्रोन अप्रोच हम यूज़ करेंगे टू डील विद स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड स्टूडेंट बुलिंग। और इसके अलावा अगर तब वो भी बच्चे लोग नहीं सुधरता तो वो फिर स्कूल सिस्टम में नहीं होना चाहिए। जी हाँ, मेरे ख्याल से हैव टू बी फेयर बोथ ऑन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि yeah. टीचर्स कुछ इतने बदमाश बच्चे हो जाते हैं कि अभी टीचर्स बोल रहे हैं कि मिनिस्टर साहब से पूछो कि कॉर्पोरेट पनिशमेंट वापस लाए, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल हो रहा है संभालना। वहीं पर कुछ पेरेंट्स हैं जो मासूम बच्चे हैं, जिन्हें टीचर्स कुछ ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं कि वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। तो ये इशू है जिस पर आप बात करें। एक मैं सवाल पूछना चाहती थी। कुछ पेरेंट्स ने ये जानना चाहे कि स्कूल में बच्चों को बताया जाता है कि रबिश पिक करे, ड्रेन साफ़ किया जाए। ये सुबह सुबह के समय होता है, बहुत घाम होता है, कड़ा घाम, और बच्चे उनको पसीना निकलता है। उन्होंने कहा कि ये जो टास्क है, अगर जो टीचर्स करवा रहे हैं तो दे शुड बी प्रोवाइडेड विद हैंड ग्लव्स। क्या बच्चों को ये सब करवाने का ये है? बच्चों को ये नहीं करना है। ये स्कूल को ग्रांट मनी में एक्सिलरी स्टाफ का वो एलोकेशन है जी। और वो एक्सिलरी स्टाफ में उसमें गार्डना वगैरह होता है, वो उनका ये जॉब है, वो उनको नहीं करना चाहिए। और कभी कभी पेरेंट्स डरते हैं कि कैसे जाकर हम बताएं, क्योंकि क्या हम विक्टिमाइज विड बी विक्टिमाइज्ड। इस दौरान एक महिला ने मेरे पास कॉल किया था, मिनिस्टर साहब। उन्होंने कहा कि जब इस साल फर्स्ट डे वो जब स्कूल गई, एक स्कूल में वहाँ पर जो टॉयलेट था, उन्होंने कहा कि आई नो इट्स अ सिंपल इशू बट मिनिस्ट्री तक ये बात पहुँचनी चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा लगा था कि 8 वीक्स हॉलीडेज़ में जो वॉशरूम है, टॉयलेट, उसे साफ़ नहीं किया गया था और बच्चों से ये सब करवाया जाता है। क्या मिनिस्ट्री के पास कुछ ऐसे वॉच डॉग हैं जो जाकर ये सब देखते हैं? क्या मिनिस्ट्री का ये काम होता है कि या फिर जो स्कूल चलाते हैं उनका? जो क्लीनिंग है ये तो स्कूल का मैनेजमेंट का जिम्मेदार है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, टीचर या प्रिंसिपल का ना, वो उनको करवाना चाहिए। और हमारा मिनिस्ट्री जो है वो रेंडमली चेक कर सकता है, और इस पर कुछ हम और विचार कर रहे हैं कि कैसे होना चाहिए। क्योंकि अभी इस लास्ट वीक बिगिनिंग में हमने देखा कि कुछ स्कूल्स तैयार नहीं थे क्लास स्टार्ट करने के लिए। ये कम 4-5 स्कूल, ये अभी भी वो हमा लेकर घूम रहे थे वहाँ पर ना। तो ये सब हमको इस साल सुधारना है कि जैसे दिसंबर में स्कूल बंद होगा, इमीडिएटली एनी रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क शुरू हो जाना चाहिए, और अ वीक बिफोर द स्कूल स्टार्ट्स ये सब हो जाना चाहिए। जी। एक सब्जेक्ट जो लोगों के बहुत करीब है, विच इज समथिंग वेरी पर्सनल, वो है किसी का रिलीजियस मैटर, बिलीफ जो होता है। तो हमें ये शिकायत भी मिली है कि कुछ बच्चों को फोर्स करके बिठाया जाता है वहाँ पर, और कुछ माता पिता है वो नहीं कह पाते डर के मारे कि कहीं बच्चों को विक्टिमाइज न किया जाए। कि तो क्या बच्चों को फोर्स करके रिलीजियस एक्टिविटीज़ में या हवन में या कुछ भी हो उसमें भाग लेने का मौका दिया? नहीं, होना नहीं चाहिए। अगर जो हो रहा है हमारे पास, हमारा मिनिस्ट्री के पास, वो अपना कंप्लेंट दर्ज करें, और किसी का नाम हम लोग नहीं डिस्क्लोज करेंगे जी। और ये स्कूल से हमने बात करेंगे कि हमारा पैसा से वहाँ पर वो कार्यक्रम चल रहा है। मिनिस्टर साहब, हम कार्यक्रम के अंत में आप पहुँच रहे हैं, जाते जाते आप कुछ और कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि लोगों से कि आप लोग जितने सहयोग हमारे मिनिस्ट्री को दिया अभी, हम इससे आप सबका आभारी है, और हम चाहते हैं कि आप अपना जो योगदान हमको देते रहे, हमारा मिनिस्ट्री को देते रहे। और इस साल कई ऐसे रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं वो बच्चे लोग को परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए, और हमारे जो टीचर्स है वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो पब्लिक है वो हमारा जो टीचर्स है उनको भी अपना सपोर्ट दे। जो 1% टीचर्स है जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको तो उससे हम डील करेंगे, बट 99% जो हमारा टीचर्स है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस साल जो रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं उससे उनको और मेहनत करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक जो है उनको आदर मान सम्मान दे और उनको सपोर्ट करे, ताकि इस साल जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स का हम बढ़ा सके। इसके लिए हम पब्लिक का सपोर्ट चाहते हैं। धन्यवाद। और एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होने का इसमें किसी को याद नहीं दिलाना है, बल्कि बताना चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को कायदा कानून वगैरह जो है घर से ही सिखाएं। मिनिस्टर जी, हमारे पास और भी सवाल थे, समय नहीं मिला, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में 2-3 सप्ताह बाद एक बार फिर आएँ और हमारे जो लोग सुन रहे हैं उनसे और भी बातें करने का मौका दिया जाए। जी हाँ, वादा है सुमी जी। आप मुझको बताना 2-3 सप्ताह बाद मैं फिर इस कार्यक्रम में आऊँगा। जी, मिनिस्टर जी आने के लिए इस कार्यक्रम में नमस्ते। आईना का ये कार्यक्रम यहीं पर ख़त्म हो रहा है, और हमारे
मेहमान इस कार्यक्रम में मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ऑनरेबल डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। हम अगली सप्ताह आपकी मुलाकात एक मिनिस्टर साहब से करवाएंगे। तो सुनते रहिए रेडियो Fiji 2 FBC TV पर, देखते रहिए आईना। नमस्ते।